दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण कक्षा। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि कल जो वीडियो लेक्चर दिया गया था उसमें यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो 14 नाटक हैं उनमें से 7 नाटक का संक्षिप्त विवरण कल दिया गया था। शेष 7 नाटकों का संक्षिप्त विवरण आज दिया जा रहा है। कल हम लोगों ने अंधेर नगरी की बात की थी, भारत दुर्दशा की बात की थी, जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी की बात की थी। उसके अलावा धर्मवीर भारती का अंधा युग और लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली। इन 7 नाटकों की संक्षिप्त चर्चा कल हम लोगों ने कर ली थी। आज जो हम लोगों को करना है वो है आधे अधूरे नाटक, यानी जो 7 नाटक बचे हुए हैं उन 7 नाटकों की बात आज हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपको भी यह PDF चाहिए, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे इस नंबर पर, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर, नंबर ना दिख रहा हो तो मैं एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप के और नंबर आपका सेव कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप के स्टेटस पर इस PDF का लिंक है। वैसे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जितने उपन्यास हैं उनका संक्षिप्त विवरण कराया जा चुका, जितनी कहानियाँ हैं, 21 जो कहानियाँ हैं उनका संक्षिप्त विवरण कराया जा चुका, और जो 14 नाटक हैं आज ये भी पूरा हो रहा है। इसके बाद कल हम लोग निबंध की बात करेंगे। 2 दिन में निबंध कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 दिन में संक्षिप्त विवरण के अनुसार अन्य विधाएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का, जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी में हुआ। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य जीवन के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाता है। इसमें 3 स्त्री पात्र और 5 पुरुष पात्र हैं। इनमें से 4 पुरुषों की भूमिका एक ही पुरुष पात्र निभाता है। यह पूर्णतः की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि आधे अधूरे जो नाटक है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखना, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। PDF में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, अलग से समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उसे आप गौर से सुने और लिख भी लिया करें। धर्मयुग पत्रिका लिख लीजिए। आधे अधूरे नाटक धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसमें एक भी अंक नहीं है और एक ही दृश्य, अगर हम दृश्य की बात करें तो एक ही दृश्य एक ही स्थान में संपूर्ण नाटक को दिखाया गया है। बस ये दिखा दिया गया पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भाग, यानी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के क्रम में अगर हम देखें तो दिखाया गया है। एक भी अंक इस नाटक में नहीं है। इसमें पात्रों की अगर हम बात करें तो पात्र सावित्री हैं, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई गई है। बड़ी लड़की बिन्नी है, जो 20 वर्ष से ऊपर की नहीं है। छोटी लड़की जो किन्नी है, इसकी उम्र 12 से 13 वर्ष के आसपास है। जो लड़का है अशोक, जिसकी उम्र 21 के आसपास है। जैसा कि इस नाटक में मैंने आपको बताया कि यह पूर्णतः की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है। इसमें पारिवारिक विघटन की जीवन विसंगतियों को दर्शाया गया। पारिवारिक विघटन की अगर बात करें तो आगे आप पढ़ेंगे, भले ही संक्षिप्त विवरण है लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताई जाती हैं। जो सावित्री हैं, सावित्री शिवजीत, जुनेजा, जगमोहन, मनोज इनके प्रति आकर्षित होती हैं। मनोज के प्रति जो आकर्षित होती हैं, हम कह सकते हैं कि सावित्री का पूर्व प्रेमी मनोज, जिसके साथ इनकी बड़ी लड़की जो है बिन्नी, वो भाग जाती है, भागकर शादी कर लेती है। वहीं जो इनका लड़का है अशोक, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष के आसपास है, यह अशोक भी घर से चला जाता है, 3-3 दिन बाहर रहता है। अशोक उद्योग सेंटर वाली लड़की से प्रेम करता है।
यहाँ पर बड़ी लड़की जो है, जो अपने माँ के पूर्व प्रेमी मनोज के साथ भागकर शादी कर लेती है, वह भी खुश नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर पुरुष पात्रों की बात करें तो काले सूट वाला व्यक्ति जो 4 पुरुषों की भूमिका निभाता है, क्रमशः महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा, आधे अधूरे में घटनाओं का ही वर्णन नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन के अंतर्बाह्य स्तरों का उद्घाटन है। आधे अधूरी की समस्या एक विशिष्ट वर्ग की समस्या है, संपूर्ण समाज की नहीं। बोलचाल की भाषा होते हुए भी आधे अधूरी की जो भाषा है वो कैसी भाषा है? हरकत की भाषा है। आप जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो हमारे पेड मेंबर्स हों, चाहे वो हमारे व्यूअर्स हों, ज़रूर ध्यान दें आप लोग। यहाँ पर बहुत ऐसे प्रश्न कभी कभी अंदर से पूछ लिए जाते हैं, बहुत डीप में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और फिर लोग कहते हैं मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। भाई हमारे यहाँ तो एक एक पॉइंट पढ़ाया जाता है। अब इस समय तो एग्ज़ाम आप लोगों का आने वाला है, इसलिए मैं वीडियो पब्लिश कर दे रहा हूँ कि संक्षिप्त विवरण के रूप में कम से कम चीज़ों में आपको बता दिया जाए। नहीं तो विस्तृत वीडियो होता है, पूरी कक्षाएं होती हैं, एक एक दिन में एक एक नाटक होता है। सिंघानिया से अगर प्रश्न पूछा जाए कि सिंघानिया को, यानी आधे अधूरे नाटक में सिंघानिया को किस विदेशी पृष्ठभूमि की जलवायु पसंद है, अब बताइए कितने लोगों को पता है? इसीलिए पूछ रहे हैं ताकि कम से कम आप उस पर गौर करें। और ये ऐसा प्रश्न है कि अगर डीप में पूछा गया तो मुझे नहीं लगता है कि जो इसको संक्षिप्त में ऐसे पढ़ लिया होगा उसको नहीं पता होगा, वो नहीं कर पाएगा, और जो पूरा पढ़ा होगा वही कर पाएगा। जो सिंघानिया है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करता है। सिंघानिया को इटली की जलवायु पसंद है। लिखना है कहीं पर लिख लीजिए, पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, अलग से चीज़ें जो बताई जा रही हैं, समझाई जाती हैं, उन्हें ज़रूर गौर करें, उन्हें देखें। और इसके बाद आगे फिर हम देखते हैं कि आधे अधूरे अस्तित्ववादी जीवन दर्शन के मूल सिद्धांत अस्तित्व बोध के संकट की यातना को मूर्त करने वाला यह नाटक है। महेंद्रनाथ पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है, ये सावित्री कहती है। सावित्री बहुमुखी अपेक्षाएं रखने वाली, समाज में अपना स्वतंत्र सम्मान पाने की जद्दोजहद करने वाली टूटती नारी का प्रतीक है। बिन्नी अपनी माँ सावित्री का ही नवीन या युवा संस्करण है। अशोक के द्वारा इस नाटक में आज की युवा पीढ़ी के उन युवकों का चित्र प्रस्तुत किया गया है जो आंतरिक संत्रास और घुटन के कारण दिशाहीन विद्रोह के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं जो किन्नी है, छोटी लड़की है, वो वाचाल है, आत्मकेंद्रित है, तुनुक मिजाजी आधुनिक किशोरी का प्रतीक है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि आधे अधूरे का कौन सा पात्र वाचाल, आत्मकेंद्रित और तुनुक मिजाजी आधुनिक किशोरी की प्रतीक है, जो अधूरेपन और पूरेपन के दो पार्टों में पिसकर चित्कार कर रही है। महेंद्रनाथ का यहाँ पर कथन दे दिया है मैंने। किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वह सब तो एक रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझते नहीं है मुझे। महेंद्रनाथ आगे कहता है कि अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, इन सब की ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। ये महेंद्रनाथ का कथन है। तो यहाँ पर कथन अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद है तो जो प्रमुख कथन है उन प्रमुख कथन पर भी आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक। मोहन राकेश का जो ये आषाढ़ का एक दिन नाटक है, जिसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ, इसमें अंकों की संख्या 3 है। यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के साथ अंतः संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है। इसमें अगर हम पात्रों की बात करें, अंबिका है जो ग्राम की एक वृद्ध स्त्री है, मल्लिका है अंबिका की पुत्री है, कालिदास है
कवि हैं, दंतुल राजपुरुष है, मातुल कवि है, निक्षेप ग्राम पुरुष है, विलोम ग्राम पुरुष है, रंगनी संगनी नागरी हैं, अनुसार अनुनासिक अधिकारी हैं, प्रियंगु मंजरी राजकवि राजकन्या कवि कालिदास की पत्नी है। अब यहाँ पर शायद मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, व्हाट्सएप पर भेजा था कि सर कालिदास का विवाह किससे हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनका संदेह दूर हो गया होगा कि कालिदास का विवाह प्रियंगु मंजरी से हुआ है। जबकि कालिदास से अगर हम प्रेम की बात करें तो प्रेम मल्लिका करती है, मल्लिका करती है। तो लेकिन अंततः वो मजबूर होकर मातुल से विवाह करती है। यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि कालिदास किसका प्रतीक है, कालिदास किसका प्रतीक है? आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास किसका प्रतीक है? बताइए, कितने लोगों को पता है? नहीं पता है तो लिख लीजिए, कालिदास सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है। कालिदास सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है, सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है, सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है। वही मल्लिका की अगर हम बात करें तो मल्लिका कालिदास की आस्था का प्रतीक है। और इसमें जो हरिण शावक है, हरिण शावक को जब तीर लगता है, हरिण शावक को कालिदास उठा लेता है, कालिदास और मल्लिका उसका इलाज करते हैं। तो जो हरिण शावक है वो कालिदास की कोमल भावना और संवेदनशीलता का प्रतीक है, हरिण शावक। अच्छा, मातुल और कालिदास में क्या संबंध है? मातुल और कालिदास में क्या संबंध है? कितने लोग बताएंगे? मातुल कालिदास का कौन है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए या फिर बताएंगे? बताइए, मातुल कालिदास का कौन है? चलिए मैं बता देता हूँ, खैर इतना वक्त नहीं है आपके पास कि आप खोजें क्योंकि परीक्षा पास है। मातुल कालिदास का मामा है, मातुल कालिदास का मामा है, ध्यान रखिएगा। मातुल कालिदास का मामा है। कालिदास अपने मामा मातुल के यहाँ ही रहने के लिए आता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें अलग से बताई जा रही हैं उस पर ज़रूर गौर करें। अंबिका का यहाँ कुछ कथन है, ध्यान दें। अंबिका कहती है, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। अपनी माँ से गए। अच्छा, ये अंबिका का कथन। अंबिका कहती है, तुम जिसे भावना कहती हो, अपनी पुत्री से कहती है कि तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना है और आत्म प्रवंचना है। इसके बाद आगे का कथन देखते हैं। आगे के कथन पर आने से पहले आपको बता दें, हमारे यहाँ उपन्यास की इकाई से नया बैच कल से प्रारंभ हो रहा है। नया बैच उपन्यास की इकाई से कल से प्रारंभ हो रहा है। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं यूपीएचईएससी हायर के लिए वो जुड़ सकते हैं। बाकी यूजीसी नेट के लिए 23 सितंबर को आपकी परीक्षा, उसके बाद में आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद नया बैच आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन हायर के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उपन्यास से नया बैच कल से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें इससे पहले क्या पढ़ाया गया, कितना छूट गया, उससे आपको मतलब नहीं। साइक्लिक बैच चलता है। आप उपन्यास पढ़ेंगे, फिर नाटक पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, अन्य विधा पढ़ेंगे, और अन्य विधा के बाद फिर हम लोग प्रारंभ पर आ जाएंगे। हिंदी भाषा का इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर काव्य शास्त्र, आलोचना, कविता, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। और जब उपन्यास पर पहुँचेंगे आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके या यूपीएचईएससी लिख कर जानकारी ले सकते हैं। और अगर जिस पीडीएफ से आप वीडियो देख रहे हैं, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो भी अपना नाम लिखकर आप भेज दीजिए, आपका नाम ऐड कर लिया जाएगा। और स्टेटस पर इसका लिंक है, संपूर्ण उपन्यास का, संपूर्ण कहानी का
संपूर्ण नाटक का संक्षिप्त विवरण का PDF है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, कल से नया बैच प्रारंभ है उपन्यास इकाई से, वो जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे अंबिका के कथन का कि मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना है और आत्म प्रवंचना है। आगे कहती हैं कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। यहाँ मल्लिका की अगर बात करें तो मल्लिका का कुछ कथन देखिए, जो महत्वपूर्ण कथन है वही दिया गया। संक्षिप्त विवरण चूंकि चल रहा है, विस्तृत नहीं चल रहा है, संक्षिप्त है, तो संक्षिप्त में जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ें आपको दी जा रही हैं। कविता का कुछ मूल्य है आर्यमातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है, ये मल्लिका कहती हैं। व्यक्ति उन्नत करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा ही नहीं। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनुस्वर है। यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका। कालिदास की जो बात करें यहाँ पर, जो ये कह रही हैं मल्लिका, कालिदास ने भी मल्लिका से कहा है। अगर मल्लिका यह कह रही है कि ये मेरे अभाव की संतान है, जो भाव तुम थे वो दूसरा नहीं हो सका, तो कालिदास भी कम नहीं है। कालिदास ने भी कहा है। क्या कहा है? कालिदास ने अपनी चारों रचनाओं के बारे में कह दिया है। गौर से सुनिएगा। कालिदास ने कहा कि कुमार संभवम की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। उसकी जो तपस्विनी उमा है वो कहते हैं तुम हो। कालिदास ने मल्लिका से कहा कि कुमार संभवम की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। कालिदास ने मल्लिका से यह भी कहा कि जो मैंने मेघदूत लिखा है, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह यक्षिणी तुम हो। वहीं कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कहा है, अभिज्ञान शकुंतलम के लिए कहा कि शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। रघुवंशम के लिए उन्होंने कहा कि आज का विलाप भी मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति थी। तो ये कालिदास ने कहा है। वैसे आप देखेंगे तो इस नाटक की जो मूल समस्या है वो जानते हैं क्या है? अगर बाई द वे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इस नाटक की मूल समस्या क्या है, तो मूल समस्या व्यक्तित्व के विखंडन की है। मूल समस्या व्यक्तित्व के विखंडन की है। व्यक्तित्व के विखंडन की है। मूल समस्या में आत्मनिर्वासन भी आएगा। आत्मनिर्वासन भी आएगा। मूल समस्या के तहत विसंगतिपूर्ण जीवन भी आएगा। विसंगतिपूर्ण जीवन। अब मान लिया जाए कि अगर परीक्षा में पूछ लिया गया इस तरीके से कि आषाढ़ का एक दिन नाटक की मूल समस्या क्या है? पहला है व्यक्तित्व के विखंडन की, आत्मनिर्वासन, विसंगतिपूर्ण जीवन। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि व्यक्तित्व के विखंडन की समस्या इसमें है, आत्मनिर्वासन की समस्या है, विसंगतिपूर्ण जीवन की समस्या इसमें दिखाया गया है। परीक्षा में जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, लोग कहते हैं सर ये तो PDF में नहीं है। भाई PDF में नहीं है, लेकिन अगर आपने वीडियो देखा है तो चीज़ें तो बताई ही जाती हैं, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझा दिया जाता है। तो इसलिए वीडियो जरूर सुनिए, 2 बार 3 बार सुनिए। जब सुनेंगे या सुनी हुई चीज़ों को लिखेंगे तभी तो कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पास समय नहीं है। भाई समय नहीं, फिर तैयारी मत करो। भाई किसी चीज़ को पाना है, इतने बड़े लक्ष्य के लिए आप जा रहे हो और फिर कह रहे हो समय नहीं है, तो जिस चीज़ के लिए आप समय नहीं दे सकते हो वो चीज़ आपको कैसे मिल सकती है? पढ़ना तो पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कहें कि सर समय नहीं है।
अगर समय नहीं है तो फिर उस लक्ष्य के पीछे मत पड़िए। आगे देखिए, कहा गया है कि मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूं। एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही निक्षेप के कुछ कथन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, कालिदास यहाँ से नहीं जाते तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी। विलोम का कथन, अंबिका तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास है और कालिदास एक सफल विलोम। अगर परीक्षा में यह पूछ लिया गया आपसे कि आषाढ़ का एक दिन नाटक की कुंजी वाक्य क्या है, अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया गया कि पॉइंट क्या है, तो वह है विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। विलोम कहता है कि राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। वही मातुल का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखना आप। यह लोक नीति है तो मैं कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों एक ही अर्थ है। तो यह मातुल का जो कथन है इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आगरा बाजार की बात करते हैं, जो हबीब तनवीर का नाटक है। खैर इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आगरा बाजार नाटक है ये मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ बहुत ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं आगरा बाजार से। बस इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा। व्यंग्यात्मक शैली और संगीतबद्धता इसमें है। इसके विषय को जरूर ध्यान रखना कि शायरों के जीवन का वर्णन इसमें है, बेरोजगारी का वर्णन है, फकीरों के उपदेश और व्यापारियों के दर्द की कथा है, साहित्य की बिक्री पर व्यंग किया गया है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि आगरा बाजार हबीब तनवीर का जो नाटक है उसमें कहाँ के बाज़ारों का जिक्र है। आगरा बाज़ार नाम नहीं देगा, आगरा बाज़ार नाटक, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट रूप में आगरा बाज़ार नाटक में पूछ सकता है आगरा शहर। इसमें पात्रों की बात करें तो पहला फ़कीर है, घोड़े का सौदागर है, ककड़ी वाला है, तरबूज वाला है, दूसरा फ़कीर है, रीछ वाला है, किताब वाला, मदारी, शायर, पनवाड़ी, पतंग का ग्राहक, एक लड़की, लड्डू वाला आदि ये सब पात्र हैं। इसके कुछ अंश मैंने ले लिए हैं, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ पूछे जा सकते हैं कि आगरा बाजार नाटक में प्रयुक्त शब्द, इस शब्द का अर्थ क्या होगा। यह पूरी की पूरी पंक्ति दे दी जा सकती है, पूरी लाइन दे दी जा सकती है, पूरा वाक्य रहेगा और उसे अंडरलाइन कर देंगे। ऊपर आगरा बाजार नाटक के उपरोक्त अंश में रेखांकित अंश या रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं, ये ककड़ी वाला लड्डू वाले से कहता है। जो सोच नहीं सकते वो समझ भी नहीं सकते, ककड़ी वाला तरबूजे वाले से कहता है। जो अर्थ में कह रहा था, शब्द और अर्थ, जैसे ख्वान का अर्थ होगा थाल, उस्तख्वान का अर्थ होगा हड्डी, अहले फजल का अर्थ होगा प्रतिष्ठित, आलिमो फाजिल का अर्थ होगा धुरंधर विद्वान, इफलास का अर्थ होगा गरीबी, तुफैल का अर्थ होगा कारण, गारतगरी का अर्थ होगा तबाही, तनज्जुल का अर्थ होगा पतन, दर्स का अर्थ होगा शिक्षा। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ और शब्द हैं वो मिलेंगे, लेकिन कुछ और कथन उन पर ध्यान दीजिए। जमाने की ज़रूरत दरअसल मुजाहिद की नहीं बल्कि इंसान की है। इंसान कहीं नज़र नहीं आता, ये हमजोली किताब वाले से कहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जो नहीं पढ़ा होगा वो अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा इस कथन को कि ये कथन किस नाटक का है। श्री रामचंद्र ने लंका को फतह किया और तुम्हारे सूरमा हुस्न ने मेरे दिल का गढ़ पतन किया। ये सोहदा का कथन है आगरा बाजार नाटक में। आगरा बाजार नाटक का जो यह कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा।
मुझे तो बहुत ही उम्मीद है कि यह कथन दे दिया जा सकता है। बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, पुरानी आदतें हैं कैसे छूटेंगी, जोर था तो खुद तैरते थे। यह तज़किरा नवीस कहता है किताब वाले से। उस्तादों की ज़मीन पर हल चलाने वाले घटिया शायर बहुत मिलते हैं, ये किताब वाला हमजोली से कहता है। तो ये कुछ कथन थे, बाकी बहुत ज़्यादा आगरा बाजार नाटक में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बकरी नाटक जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, प्रकाशन वर्ष 1974, अंकों की संख्या है 2। नौटंकी शैली का प्रयोग बकरी नाटक में किया गया है। इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन और गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। इसमें युवा वर्ग का आक्रोश है, आम नागरिक की पीड़ा का चित्रण है, समकालीन राजनीतिक कुरूपता का चित्रण है, भ्रष्टाचार और सामाजिक विसंगतियों का चित्रण है। अगर यहाँ पर आपसे एक प्रश्न यह किया जाए कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी नाटक किसकी प्रेरणा से लिखा, कितने लोगों को पता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी नाटक किसके प्रेरणा से लिखा है? कॉपी पेन है ना आप लोगों के पास? है तो लिख लीजिए। एक एक चीज़ें इसीलिए बता दी जाती हैं आप लोगों को कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इन पर आप लोग गौर करें। इब्राहिम अल काजी लिखिए, इब्राहिम अल काजी, नाम लिख लिया? इब्राहिम अल काजी की प्रेरणा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी नाटक लिखा था। इब्राहिम अल काजी लिख लिया? पात्र की बात करें तो यहाँ पर कर्मवीर है, सत्यवीर है, सिपाही है, दुर्जन सिंह है, विपत्ति है, भेस्ती है, नट और नटी है, युवक है, काका काकी, चाचा, राम, 2 ग्रामीण है। तो यह इसमें है। ये जो नाटक है यह प्रगतिशील जनवादी चेतना युक्त नाटक है, बकरी नाटक। इसमें जिन पात्रों की हम लोग बात करते हैं इनमें से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, कर्मवीर, सत्यवीर और दुर्जन सिंह। ये तीनों आधुनिक नेता के प्रतीक हैं, जबकि यहाँ पर जो सिपाही दिया गया है ये इन आधुनिक नेता के रक्षक के रूप में है। सिपाही मात्र उनका रक्षक है, कर्मवीर, सत्यवीर और दुर्जन सिंह का। इसमें बकरी गरीब जनता का प्रतीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। गरीब जनता या सामान्य जनता, जो भी परीक्षा में मिल जाए विकल्प में, गरीब जनता या सामान्य जनता जो भी मिले। बकरी किसकी है? तो विपत्ति की है, लेकिन इसे गांधी जी की बकरी बताया जाता है। विपत्ति एक बुढ़िया है, गरीब बुढ़िया है, उसकी बकरी है, गांधी जी की बकरी बताया जाता है। जब विपत्ति विरोध करती है तो नकली जज बनकर उसे सजा सुनाया जाता है, नकली जज बनकर सजा सुनाया जाता है। अच्छा, नकली जज कौन बनता है? कर्मवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिंह, सिपाही में से इन चारों में से कौन नकली जज बनता है? कितने लोगों को पता है? कर्मवीर नकली जज बनता है, कर्मवीर नकली जज बनता है और सजा सुनाता है। अब आप सोचेंगे कौन सा सजा सुना दिया, कौन सा दफा लगा दिया इसके ऊपर? तो सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस पर XQ0, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में नकली जज बनकर कर्मवीर विपत्ति बुढ़िया पर XQ0 के अधीन कितने साल का? 2 साल की सजा, 2 साल की सजा सुनाता है। और इतना ही नहीं, 500 रुपये जुर्माना भी करता है और कहता है अगर जुर्माना नहीं दिया तो 6 महीने की कैद बमशक्कत और बढ़ जाएगी। तो ये दफ़ा भी पूछ लिया जा सकता है। XQ0 दफ़ा पूछा जा सकता है। कितने रुपए का जुर्माना लगाया? 500 रुपये का जुर्माना। नकली जज कौन बनता है? कर्मवीर बनता है। कितने वर्ष की सज़ा सुनाता है? 2 वर्ष की सज़ा सुनाता है। या जुर्माना राशि ना भरने पर कितने दिन की और सज़ा होगी? तो 6 महीने की कैद बमशक्कत। तो ये चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं, इन पर ज़रूर गौर करें आप लोग।
नट कहता है कि 5 देव सम 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। इसका कुछ अंश है। जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है, समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह कर्मवीर का कथन है। सत्यवीर कहता है कि औरत, कबीरदास कह गए हैं, ई जग अंधा मैं कहीं समझाऊं, बोल तूने इससे क्या सीखा। तो यहाँ कबीर का कौन सा पद है जो सत्यवीर कहता है, या किसके पद का जिक्र किया गया है सत्यवीर के द्वारा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सत्यवीर गांधी जी को बताता है कि कितने पैसे में वो गुजर करते थे, तो 6 पैसे में गुजर करते थे गांधी जी, सत्यवीर बताता है। एक युवक है जो ग्रामीण जन से कहता है कि बाबा आप नहीं बोले सो ठीक है, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है। वहीं सत्यवीर कहता है कि मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूँगा। तो दुर्जन कहता है शाबाश, बहुत अच्छा विचार है, बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है। तो नाटक तो आपने पूरा पढ़ा ही होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। भाई आप तैयारी कर रहे हैं, 30 तारीख को पेपर भी है, 30 सितंबर को, और मुश्किल से आज 7-8 दिन और बचे हैं परीक्षा में। आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, चीज़ें आपको पता ही होंगी। अगर मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि बकरी नाटक में भारत के किस वर्ष के परिस्थितियों को लक्ष्य बनाकर इस नाटक की रचना की गई, चलिए मैं आपको बताता हूं, हो सकता है कि आपको ना पता हो। इस बकरी नाटक में 1970 ईस्वी के बाद 1970 ईस्वी के बाद भारत में पैदा हुई परिस्थितियों को लक्ष्य बनाकर यह बकरी नाटक लिखा गया है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें आपको हम बताते चल रहे हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है द्रोणाचार्य में। प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिए। इसके अलावा 2 भागों में विभाजित यह नाटक है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। कुल दृश्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो 11 है। 2 जो भाग हैं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इसमें पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं और उत्तरार्ध में 7 दृश्य हैं। और जो अभी दृश्य की जब बात आई तो याद आ गया, आपको बता दें, हो सकता है बाय द वे प्रश्न अगर आ ही जाए बकरी नाटक पर तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो 2 अंक हैं, अगर दृश्य की बात आती है कि कुल कितने दृश्य हैं, तो दृश्यों की संख्या 6 है। 3 दृश्य पहले अंक में और 3 दृश्य दूसरे अंक में है, तो कुल दृश्यों की संख्या 6 है। ध्यान रखिएगा बकरी नाटक में। चूँकि यहाँ पर दृश्य मैं बता रहा था तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा यहाँ भी आपको बता देते हैं कि बाय द वे प्रश्न आए तो छूटे ना। तो यहाँ पर जो 11 दृश्य हैं 2 भाग में ये है। पहले भाग यानी पूर्वार्ध में 4 दृश्य और उत्तरार्ध में 7 दृश्य हैं। 2 कथाएं इसमें समानांतर चलती हैं। यह नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। इसमें हम देखेंगे कि द्रोणाचार्य के रूप में वर्तमान विसंगति का चित्रण किया गया, पौराणिक और आधुनिक कथा का सामंजस्य मिलेगा, गुरु और शिष्य के रिश्ते में आई कड़वाहट को दिखाया गया, अध्यापक के अस्तित्व की समस्या दिखाया गया, पीड़ित शिक्षक की विडंबना को दिखाया गया। हाँ, जो इसमें पात्र हैं जिनकी तुलना किससे की जा सकती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरविंद की तुलना द्रोणाचार्य से की जा सकती है। वर्तमान का द्रोणाचार्य, जो प्रिंसिपल है वो वर्तमान का जो भीष्म है, जो प्रिंसिपल है वो वर्तमान का भीष्म कह सकते हैं। जो लीला है अरविंद की पत्नी है, उन्हें कृपी कहा जा सकता है, वर्तमान की कृपी। जो विमलेंदु है जिसकी आत्मा अरविंद को समझाती है, वर्तमान में उसे सैनिक कह सकते हैं। इसके अलावा अन्य पात्र यदु है, चंदू है, अनुराधा है, राजकुमार है, ये सब अन्य पात्र हैं। प्रिंसिपल की विमलेंदु की आत्मा अरविंद को समझाती है, लीला भी अरविंद को समझाती है। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है। और फिर अंजो दीदी नाटक जो उपेंद्र नाथ अश्क का है, इसका प्रकाशन वर्ष आप ध्यान रखिए 1955 है। अंकों की संख्या 2 है।
दृश्यों की संख्या 4 है। इसमें श्रीपत अंजो का भाई, इसमें अंजो का भाई श्रीपत है। इंद्र नारायण वकील है। अंजलि का पति है। राधु नौकर है। नीरज, जिसका नाम नीरू भी है, उपनाम नीरू भी है, अंजो का बेटा है। नीलम नीरज का बेटा है। नज़ीर नीरज का मित्र है। ओमी अंजो की बहू है। अनिमा अंजो की बेटी है। मुन्नी नौकरानी है। इसमें विषय वस्तु है कि उस उच्च वर्ग के लोगों का यांत्रिक जीवन दिखाया गया। अहंकारवादिता व प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभावों का चित्रण किया गया। मानसिक रोग से ग्रस्त महिला का चित्रण किया गया। अभिजात वर्गीय महिला, अनुशासन प्रिय महिला का जिक्र इसमें किया गया है। अंजो के विचारों पर किसका प्रभाव है? तो नाना के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अंजलि के विचारों का प्रभाव नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक आपको देखने को मिलेगा। अपने पति इंद्रनारायण के स्वभाव में हुए परिवर्तन पर अंजलि बहुत ही गर्व करती है और कहती है, हाँ, श्रीपत और अंजलि के विचार बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। जो श्रीपत है, अंजलि का भाई है, तो इन दोनों का विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। श्रीपत को ऐसा लगता है कि जो हमारी दीदी हैं, अंजलि हैं, अंजो हैं, ये हमारे जीजा के परिवार को तोड़ना चाहती हैं। अगर इनका यही रवैया रहा, यांत्रिक रवैया रहा, तो ये परिवार टूट जाएगा। परिवार के लोग इनके नियमों से त्रस्त हैं। किस तरीके से जीजा इंद्रनारायण जो वकील हैं, पहले कैसा उनका स्वभाव था, हंसमुख थे, चंचल थे, आज उनकी स्थिति क्या हो गई है, उन पर पूरा का पूरा प्रभाव, पूरा रोब अंजलि का है। और वो सोचता है कि अंजलि के इस जुल्म को मिटाना चाहिए। अंजलि कहती है कि वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। तो मुझे लगता है संक्षिप्त में बस इतना ही कराया जा सकता है। अंतिम जो नाटक है, महाभोज नाटक, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। मनु भंडारी का है। प्रकाशन वर्ष है 1882। अब इसके प्रकाशन वर्ष पर लेकर कई लोग सवाल करेंगे, कहेंगे मैंने तो पढ़ा है सर 1979। देखिए, उपन्यास के रूप में इसका प्रकाशन 1979 में हुआ, लेकिन जब इसे नाटक के रूप में प्रकाशित किया गया तब इसका प्रकाशन हुआ है 1982। 1982 में ही प्रकाशित हो गया, लेकिन पूर्णतः जो चर्चा में आया वो आया 83 में। तो कुछ लोग मानते हैं सर नहीं 83 में हुआ है, लेकिन जो प्रकाशन वर्ष है वो 82। तो वहाँ पर परीक्षा में 82 या 83 जो भी आ जाए उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जनता के सामने आया, उसका स्पष्ट व यथार्थवादी चित्रण इसमें देखने को मिलेगा। गरीब जनता की दयनीय स्थिति इसमें दिखाई गई। गरीब जनता का शोषण, सत्य और ईमानदारी को दबाना, बिकाऊ मीडिया का चित्रण, दलित राजनीति, राजनीतिक स्वार्थ में नैतिक पतन का चित्रण, लोकतंत्रीय व्यवस्था के दुरुपयोग का चित्रण, गुनहगारों को बचाने और बेगुनाहों को फंसाने का खेल इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि महाभोज नाटक किसके मृत्यु का महाभोज है, किसके लाश पर राजनीति की जा रही है, तो आप देखेंगे विशु, संक्षेप में जिसका नाम विशु है, पूरा नाम है विश्वेश्वर। विश्वेश्वर की जो मृत्यु होती है, मृत्यु नहीं होती बल्कि उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसी के लाश को लेकर फिर राजनीति होनी शुरू हो जाती है। उसी के लाश को कहा गया महाभोज। गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है वो सबको ये यकीन था कि विश्वेश्वर की जो हत्या हुई है आगजनी वाली घटना के कारण हुई है। पुलिया के पास विशु की लाश पड़ी मिलती है। विशु की माँ लाश के पास रो रही होती है और यहीं से यह नाटक प्रारंभ होता है। इसमें कुल दृश्यों की संख्या जो मैंने 11 बताई है, इस पर भी कई लोग कहेंगे सर नहीं, दृश्यों की संख्या तो 10 है। 10 जो बताने वाले या कमेंट करने वाले लोग हैं वो ज़रूर ध्यान दें। मैं 11 के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। पहला है गांव का मैदान। 11 दृश्य में पहला दृश्य गांव का मैदान है, दूसरा दृश्य गांव का मैदान है, तीसरा दृश्य मुख्यमंत्री दा साहब की कोठी,
चौथा दृश्य है गांव का मैदान। पांचवा दृश्य है दा साहब का कमरा। छठा दृश्य है जो मसाल पत्रिका उसका दफ्तर। सातवां और बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य सरोहा गांव का पंचायत। किस गांव की जिक्र की गई है महाभोज नाटक में, किस गांव की जिक्र की गई है, किस गांव की राजनीति की बात हो रही है? तो सरोहा गांव। जिस तरीके से मैला आंचल में गांव पूछा जाता है उपन्यास में, ऐसे ही महाभोज नाटक में सरोहा गांव है। केंद्र में कौन सा गांव है? तो सरोहा गांव है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक किसी भी परीक्षा में सरोहा गांव नहीं पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखना इस बार की परीक्षा के लिए सरोहा गांव। तो सातवां जो दृश्य है वो सरोहा गांव का दफ्तर है। आठवां दृश्य है सरोहा गांव का थाना। नौवां दृश्य है सरोहा गांव का रेस्ट हाउस। 10वां दृश्य है दा साहब की बैठक। और 11वां दृश्य है गांव के जोरावर सिंह का चौपाल। तो ये पूरा 11 का 11 दृश्य है। अब शायद जो 10 जिन लोगों ने जहाँ भी पढ़ा होगा 10, अब वो लोग कमेंट नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए कि सर 11 कैसे, क्योंकि 11 के दृश्य में कौन कौन सा है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम पात्र की बात यहाँ पर करें तो पात्रों में हम देखते हैं जमुना बहन है दा साहब की पत्नी, रुकमा बिंदा की पत्नी है, लड़की जोरावर की लड़की है, दा साहब मुख्यमंत्री हैं, सुकुल बाबू पूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पार्टी के नेता, अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष। ये पूछा जा सकता है कि महाभोज में सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष कौन था? पांडे जी दा साहब के सचिव हैं, लखन दा साहब का विश्वास पात्र है और सरोहा चुनाव के लिए प्रत्याशी है। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सक्सेना वहाँ के एसपी हैं, सिन्हा डीआईजी हैं, दत्ता बाबू मसाल साप्ताहिक पत्रिका के संपादक हैं और भवानी सह संपादक। भवानी एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सह संपादक कौन थे। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर हैं, महेश रिसर्च स्कॉलर और सूत्रधार हैं, रत्ती दा साहब का पीए है, मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल, बिशु हरिजनों का हमदर्द जो मार दिया गया है, हीरा बिशु के पिता हैं, विंदा विशु का अभिन्न मित्र है, जोरावर सरोहा गांव का जमींदार नुमा एक धनाढ़ किसान है, काशी सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है, थानेदार सरोहा का थानेदार है, जोरावर का चमचा है, लठ है तो जोरावर का आदमी है, जोगेश्वर साहू सरोहा का बनिया है, लोचन भैया सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों के मुखिया हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों से और, प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर सरोहा गांव को लिया गया, लेकिन इसका कथानक वास्तविक रूप में बिहार के पटना जिले का एक जो गांव है जहां पर नरसंहार हुआ था 1977 ईस्वी में, उसी को ध्यान में रखते हुए इस महाभोज को लिखा गया है। वो कौन सा गांव है या इसकी कथा वस्तु किससे प्रेरित है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जो महाभोज है, जिस महाभोज नाटक की बात हम लोग कर रहे हैं, यह महाभोज नाटक, इसका कथानक, महाभोज का कथानक 1977 ईस्वी में बिहार के पटना जिले के बेलछी नरसंहार का, इसमें बेलछी नरसंहार की जो घटना है वही कथानक यहाँ पर लिया गया है। लिख लीजिए, बेलछी बिहार के पटना जिले के बेलछी नरसंहार का कथानक महाभोज नाटक में लिया गया है। तो इस तरीके से 14 नाटक आपके हो गए। उपन्यास इकाई से कल से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं यूपीएचएससी हायर के लिए तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल जब निबंध का वीडियो डाला जाए, जो 11 निबंध यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में है उनका संक्षिप्त विवरण का वीडियो कल डाला जाएगा, तो मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।
और बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। ये PDF अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा, ये PDF भी आपको मिल जाएगी। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन पेड बैच के लिए अगर जुड़ना है UPSC हायर के लिए तो इस नंबर पर आप संपर्क करें। UGC नेट के लिए नया बैच 30 सितंबर को परीक्षा के बाद दूसरे दिन प्रारंभ हो जाएगा, उसके लिए भी एडमिशन जारी है। अगर उसके लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे कल निबंध की संक्षिप्त व्याख्या के साथ, संक्षिप्त विवरण के साथ।